हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 28 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC है, RO ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट, इसके अलावा यूपी पैट और आपका जो UP SI है, कांस्टेबल है, यानी यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले साल 2020, 21 और 2022 में जो प्रमुख अवार्ड दिए गए हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो साल 2022 का ये दिया गया गीतांजलि श्री को। किसके लिए? तो टॉम ऑफ सैंड के लिए। 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया डेविड डियोप को। और किस कृति के लिए? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये इनकी पुस्तक है। साल 2020 का किसे दिया गया? तो मार्की लुकास रिजनेविट, इन्हें दिया गया है डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 2021 का डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए और 2020 का डगलस स्टुअर्ट को सगी बेन के लिए। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। दोस्तों, 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो हिंदी के लिए दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए और अंग्रेजी का मिला है नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। अगले पुरस्कार की बात करें तो अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार और 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो दामोदर मौजो को। और जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है साल 2021 में दिया गया ये नीलमणि फूकन को दिया गया। सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें तो 31वां जो सरस्वती सम्मान है वो रामदास मिश्रा को मिला। और किसके लिए? तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए ये न दिया गया। और जो 30वां सरस्वती सम्मान है वो दिया गया डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए। व्यास सम्मान की अगर बात करें तो 31वां जो व्यास सम्मान है वो असगर वजाहत को दिया गया महाबली के लिए। और जो 30वां व्यास सम्मान है वो शरद पगारे को दिया गया पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख अवार्ड हैं जिनमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको जो अच्छे से याद रखने हैं। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चन का रिविजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है वाराणसी की तरह अब उत्तर प्रदेश के किस शहर में क्रूज की सेवाएं और जलमार्ग से यातायात का परिवहन शुरू होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है भारत ने कितने साल बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल पदक जीता? तो 14 साल बाद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया? तो हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों को जो है किसने लॉन्च किया अभी? तो ये जर्मनी ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है अकेले दुनिया घूमने वाली सबसे युवा पायलट कौन बने? तो ये बन गए हैं मैक रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली समेत सभी 23 एम्स का नाम जो है बदल करके किसके नाम पर रखा जाएगा? तो जो है ये स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम पर और स्मारकों के नाम पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी जो है एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 26 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में स्थित अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में ये स्थित है अनंग ताल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। दोस्तों हमारे प्रदेश में जो कन्नौज है ये इत्र के मामले में नंबर 1 पर रहता है। इसके अलावा अगर प्रदेश की बाहर बात करें तो इंडिया में भी जो कन्नौज है ये इत्र के मामले में सर्वोपरि है। और दोस्तों जो कन्नौज है इसका इत्र हमारे देश में ही नहीं बल्कि कई सारे दूसरे देशों में भी सप्लाई किया जाता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को जो है इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। और इसी पहल के तहत दोस्तों दिसंबर 2022 में कन्नौज में एक अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इस जिले में इत्र पार्क का भी जो है निर्माण किया जा रहा है और पहला चरण ये 15 नवंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। कन्नौज का इत्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत आता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कन्नौज का ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है तो क्या होगा, तो ये होगा आपका इत्र। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि कन्नौज को जो है इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और दोस्तों यहीं पर जो ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर इत्र पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे सारी बातें। कन्नौज का ODOP इत्र। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित ट्विन टावर को आज यानी कि 28 अगस्त को विस्फोट की मदद से गिराया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में ये स्थित है। यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं। यह ट्विन टावर जो ये बिल्डिंग्स आपको दिख रही है ये जो है आज क्या होगा, इसे विस्फोट की मदद से इसे ध्वस्त किया जाएगा। दोस्तों नोएडा में जो स्थित है ट्विन टावर, इसे जो है 28 अगस्त करीब 2:30 बजे दोपहर 2:30 बजे जो है इसको गिराया जाएगा। और इसको गिराने के लिए लगभग 3700 किलोग्राम विस्फोटक लगाया गया है। दोस्तों क्या है कि ये जो ट्विन टावर है, जो ये बिल्डिंग है, ये अवैध रूप से बनाई गई है। और इसके ऊपर दोस्तों हमने एक अलग सी वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो जरूर देख लें। तो इससे संबंधित सारी बातें वहाँ पर हमने विस्तार से जानी है। दोस्तों क्या है इसका मामला कि इसे क्यों गिराया गया, तो शॉर्ट में देखेंगे। तो दोस्तों ये जो ट्विन टावर है, जो ये बिल्डिंग है, ये सुपरटेक एक कंपनी है उसकी ये बिल्डिंग है। और उसने इस बिल्डिंग को जो है अवैध तरीके से बनाया है क्योंकि वो जो जगह थी वो ग्रीन एरिया के लिए जगह थी। और नोएडा प्राधिकरण से किसी तरीके से उस जगह को जो है लिया गया और वहाँ पर ये बिल्डिंग्स बनाएंगे। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, जो वहाँ के लोग थे आसपास के, उन्होंने जो है इसकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। पहले हाई कोर्ट में की थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में की। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो ट्विन टावर है इसे गिराया जाएगा। और दोस्तों कारण क्या था गिराने का, तो एक तो वही कारण था कि अवैध रूप से बनाया गया। और दूसरा कारण ये भी था कि ये जो 2 ट्विन टावर बनाए गए, यहाँ पर आप इमेज देखेंगे तो इसकी जो बीच की दूरी है ये 20 मीटर से कम है। इसकी जो बीच की दूरी है वो केवल 9 मीटर रखी गई है। तो ये भी इसका एक कारण है कि 9 मीटर से भी कम इसका जो गैप है वो पाया गया, जबकि 20 मीटर जो है होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे आप, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि नोएडा में स्थित ट्विन टावर को जो है करीब दोपहर 2:30 बजे 28 अगस्त को ध्वस्त किया जाएगा। एक दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं कि ये लगभग 40 माले की बिल्डिंग है, 40 मंजिला ये इमारत है दोनों। और इसे गिराने में महज कितना समय लगेगा, तो केवल और केवल 10 सेकंड का समय जो है इसे गिराने में लगेगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की किस नदी के किनारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यमुना। और दोस्तों पिछले क्वेश्चन से याद रखेंगे कि जो नोएडा है ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट जो है उसका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है, तो ध्यान रखेंगे आप, रेडीमेड गारमेंट। हाल ही में यमुना नदी में गिर रहे बड़े नालों के कारण प्रदूषण जो है ये काफ़ी मात्रा में बढ़ा है। और इसी को निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड एन्युटी मोड पर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को मंजूरी दी है। दोस्तों ये जो आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, इनकी जो लागत है वो 583 करोड़ रुपए के आसपास आएगी। और यमुना नदी के किनारे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। और इनका काम क्या होगा, तो यमुना में जो गिर रहे जो सीवर हैं उनका ट्रीटमेंट यानी कि शोधन करेंगे ये प्लांट। इस संबंध में दिल्ली में NMCG उत्तर प्रदेश जल निगम और विश्वराज एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर भी साइन किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप कि किस नदी के किनारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, तो यमुना नदी के किनारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां पर बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। दोस्तों, भारत का जो पहला 3D मुद्रित 3D प्रिंटेड डाकघर होगा यानी पोस्ट ऑफिस होगा, वो कर्नाटक के बेंगलुरु में बनने वाला है। इस अभिनव पहल के तहत जो है बेंगलुरु में जल्दी 3D प्रिंटेड तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर होगा, जो सिर्फ 1 महीने में बनकर के तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस होगा, इसका निर्माण कौन करेगा, कौन सी कंपनी करेगी? तो लार्सन एंड टर्बो द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों, भारत में अगर देखा जाए कि 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी कौन सी है, तो वो केवल लार्सन एंड टर्बो है। तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ से, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए कि भारत का पहला 3D मुद्रित 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है कहाँ पर बनाया जाएगा? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में ये बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? तो ध्यान रखेंगे, लार्सन एंड टर्बो। अगला क्वेश्चन है, लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। दोस्तों, जो नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। दरअसल नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2022 जो है जीती है और इसको जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीती और हाल ही में नीरज ने भारत को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में रजत पदक भी दिलाया था। और दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए थे अभी, तो उसमें नीरज चोपड़ा ने भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी कॉमनवेल्थ के पहले, उसमें इन्होंने भाग लिया था और भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। उस दौरान जो है इनको चोट आ गई थी। दोस्तों, तो अभी जो है नीरज चोपड़ा ने एक रिकॉर्ड बनाया। क्या बनाया? कि लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ध्यान रखेंगे आप। और दोस्तों, एक नाम आप ध्यान रखेंगे, अंजू बॉबी जॉर्ज का। अंजू बॉबी जॉर्ज ने जो है 2003 में इस प्रतियोगिता में मेडल जीता था। तो अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद जो है ऐसा करने वाले केवल दूसरे एथलीट बने और फाइनल में नीरज ने 88.13 मीटर दूर भाला फेंका और रजत पदक अपने नाम पर किया। देखिए, क्वेश्चन में अंतर क्या है कि लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी बने, लेकिन अगर बात ये करें जो आपकी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, उसमें मेडल जीतने वाले ये दूसरे एथलीट बने थे, क्योंकि इनसे पहले जो अंजू बॉबी जॉर्ज है उन्होंने 2003 में कांस्य पदक जीता था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक, तो दो बातें यहाँ पे हैं कि लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी बने और यहाँ पर जो बात की गई है वो की गई है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, जिसमें नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था और ऐसा करने वाले यानी कि इसमें मेडल जीतने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बने थे अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद। तो दोनों बातें याद रखेंगे आप। और ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है भारत के? तो वो है नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस यू ललित। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो उदय उमेश ललित, शॉर्ट में अगर कहें तो जस्टिस यू ललित इनको कहा जाएगा। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने 27 अगस्त को शपथ ली है। दोस्तों, ये जो जस्टिस यू ललित हैं, इनका कार्यकाल केवल कितने दिनों का रहने वाला है? तो 75 दिनों तक इनका कार्यकाल रहेगा और ये 8 नवंबर 2022 को जो है ये सेवानिवृत्त किए जाएंगे, यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो केवल 75 दिनों का है। इस प्रकार देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले जो जस्टिस यू ललित हैं, ये छठे ऐसे प्रमुख होंगे जिनका कार्यकाल 100 दिन से कम का होगा। तो ध्यान रखेंगे आप कि अभी जो है 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो उदय उमेश ललित ने, और ये 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। दोस्तों, इनके बाद अगर हम बात करें कि जो जस्टिस यू ललित हैं, इनके बाद किसका कार्यकाल होगा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में? तो उनका नाम भी जो है घोषित कर दिया गया है और उनका नाम क्या है? तो जस्टिस चंद्रचूड़। ये जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे
भारत के। तो अभी ध्यान रखेंगे कि 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है, तो उदय उमेश ललित यानी कि यू ललित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो नीति आयोग ने हाल ही में जो उत्तराखंड शहर का हरिद्वार है इसे सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया, और किस आधार पर, तो 5 मानकों के आधार पर इसे जो है सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया। इस शहर को अब 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। दोस्तों आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम है वो जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। और आकांक्षी जिले क्या होते हैं, तो आकांक्षी जिले भारत के वे जिले होते हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। तो उन्हीं जिलों का क्या करना, पुनरुद्धार करना इस योजना का भी उद्देश्य था, जो आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम शुरू किया गया था, और उसी के तहत आकांक्षी जिले जो है चुने जाते हैं। तो अभी आप ध्यान रखेंगे नीति आयोग ने जो उत्तराखंड का शहर है हरिद्वार, इसे जो है सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया, और 5 मानकों के आधार पर ऐसा किया गया है। अब दोस्तों अगर इसमें हम 5 मानक देखें कि कौन कौन से मानक हैं जिनके आधार पर जिलों को घोषित किया जाता है सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में, तो 5 मानक उसमें हैं स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है कृषि एवं जल संसाधन, चौथा है वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास, और 5वां होता है बुनियादी आधारभूत ढांचे पर केंद्रित। ये जो है 5 मानक होते हैं जिनके आधार पर आकांक्षी जिलों का चयन किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप कि 2018 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम। उद्देश्य क्या होता है, तो ये आपने अभी समझा कि देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े जिले हैं उनकी पहचान करके उनका विकास करना इसका उद्देश्य होता है। इसी वजह से जो आकांक्षी जिले हैं उनका चयन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर नीति आयोग की हम बात करें तो नीति आयोग से आपको कई सारी बातें याद रखनी है कि नीति आयोग की स्थापना जो एक कब हुई है, तो 1 जनवरी, ध्यान रखेंगे आप, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। नीति आयोग के CEO कौन है वर्तमान में, तो इसके जो CEO हैं वो कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर परमेश्वरन अय्यर जो है नीति आयोग के CEO है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप, सुमन बेरी जो है नीति आयोग की क्या है, उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, यानी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे DRDO के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर समीर वी कामत। दोस्तों जो डॉक्टर समीर वी कामत हैं, इन्हें रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग यानी कि DRDO के यानी DDRD के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, और जो DRDO है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक, ध्यान रखेंगे आप, जो DRDO है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो नाम ध्यान रखेंगे आप, डॉक्टर समीर वी कामत, ये जो है DRDO के अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों जो डॉक्टर समीर वी कामत हैं, 1 जुलाई 2017 से DRDO में महानिदेशक नौसेना प्रणाली और साम्राज्ञी के रूप में सेवा दे रहे थे। और इनका पूरा नाम क्या है डॉक्टर समीर वी कामत का, तो डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत, ये इनका पूरा नाम है। अब दोस्तों अगर बात करें कि वर्तमान में जो DRDO के अध्यक्ष थे जी सतीश रेड्डी, इन्हें जो है कौन सा पद दिया गया, तो रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है इनको। डॉक्टर जो जी सतीश रेड्डी थे, इन्हें जो है वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से दोनों नियुक्तियाँ याद रखेंगे कि DRDO के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो डॉक्टर समीर वी कामत, और जो वर्तमान में अध्यक्ष थे जी सतीश रेड्डी, उन्हें जो है रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। दोस्तों DRDO की अगर हम बात करें तो DRDO का जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
स्थापना इसकी कब हुई है, तो 1958 में इसकी स्थापना हुई है डीआरडीओ की। और डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे नई दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। और दोस्तों जो डीआरडीओ है ये किस मंत्रालय के अधीन जो है काम करता है, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन। ये बात भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम इमेज देखेंगे कि जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वो कौन बन गए हैं, तो यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये बन गए हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष। नाम क्या है इनका, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर समीर वी कामत, ये इनका नाम है। और ये हैं जी सतीश रेड्डी, जो कि रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकार बना दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में होगा। जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 है इसका आयोजन किस देश में होगा, तो इसका जो आयोजन है वो हंगरी में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की है इसका जो आयोजन है वो हंगरी में किया जाएगा। हंगरी में कहाँ पर, तो इसकी जो राजधानी है बुडापेस्ट, तो वहाँ पे 14 स्टेडियम में 19 से लेकर के 27 अगस्त 2023 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना अत्याधुनिक तकनीकी से लैस किस टैंकों को खरीदने जा रही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जोरावर नाम का टैंक है उसको खरीदेगी भारतीय सेना। दोस्तों LAC पर चीन के साथ सैन्य गतिरोध तथा भविष्य के खतरे को देखते हुए जो भारतीय सेना है वो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस टैंक को खरीदने जा रही है। टैंक का नाम क्या है, तो जोरावर टैंक है, इसको खरीदने जा रही है। और दोस्तों ये जो जोरावर टैंक का नाम रखा गया है वो किसके नाम पर रखा गया है, तो भारत के प्राचीन समय के जो सेना नायक रहे थे जोरावर सिंह कहलूरिया, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया। और दोस्तों जोरावर सिंह कहलूरिया थे, इन्होंने लद्दाख, तिब्बत, बालिस्तान और इस्कदरू आदि को इन्होंने जीता था युद्ध के दौरान। दोस्तों इस टैंक को बनाने के लिए घरेलू रक्षा उद्योग से संपर्क कर सेना की ओर से डिज़ाइन टैंक बनाने को कहा गया है। ये टैंक जो है ये भारतीय सेना की ज़रूरतों और भौगोलिक क्षेत्रों के अनुरूप होगा। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि भारतीय सेना जो है किस टैंक को खरीदने जा रही है, तो जोरावर टैंक है। और ये जो टैंक है दोस्तों ये मेड इन इंडिया पर आधारित होगा, यानी हमारे देश में ही इसका जो है निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे 28 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, हरियाणा। और उस अस्पताल का नाम क्या था, तो अमृता हॉस्पिटल उसका नाम था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल। और इसका जो आंसर है लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही किया, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट हैं जो कि रेगुलर आंसर करते हैं, लेकिन सभी जो स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं सभी को क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस लेखक को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।